हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग आज के एग्जाम के एनालिसिस करेंगे और ये आपका शिफ्ट 1 ही रहेगा। और अगर बात करें तो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा गया था वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन वही है जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो इससे बाहर क्वेश्चन मैं लेकर नहीं आई हूँ। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी आपके NEP 2020 पे जहाँ से आपके भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये मैंने वीडियो आज ही सुबह में अपलोड किया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से आपके अगर बात करें तो पहले शिफ्ट में आपके 5 पेपर होते हैं और पाँच सब्जेक्ट के पेपर होते हैं। तो पाँचों सब्जेक्ट में आपके NEP 2020 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर एक का भी मिला लें, एक शिफ्ट का भी मिला लें, तो 5 नंबर कहीं नहीं जाता। और गलती से अगर एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ दिया तो आप समझ सकते हैं मार्क्स कितना यहाँ पर अधिक यहाँ पर आप गेन कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इसके अलावा निपुण भारत पर भी मैंने वीडियो बना दिया है, उसे भी आप देख लें, MCQs देख लें। और डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके अलावा NCF का भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। आप लोग इन वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था। देखिए, पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। तो यहाँ पर बाकी जो आपके ऑप्शन थे उसमें एक स्टेट आपका ऐसा आ रहा था जिसमें पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, दूसरे में नहीं होता है। तो अगर सही ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर अगर आप गुजरात और तमिलनाडु पे टिक लगाया होगा तो वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से बीन यानी जो सपेरा होता है, जो बीन उसके पास होता है, उस वाद्य यंत्र को किसको सुखाकर बनाया जाता है। तो अगर आप लोगों ने NCERT का नोट पढ़ा होगा, मतलब NCERT बुक पढ़ी होगी या फिर नोट्स पढ़ा होगा, तो आपको उसमें आंसर बिल्कुल इजीली आप लोग सॉल्व कर पाए होंगे। घिया से ये वाद्य यंत्र बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पक्षियों से संबंधित पूछा गया था। जैसे कि उन्होंने आप लोग सभी जानते हैं कि कुछ लाइनें दी जाती है पोएम के फॉर्म में और वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें इस प्रकार का लाइन दिया गया था कि गुटर गुटर मैं करता हूँ, घर में मैं घोंसला बनाता हूँ, पहचानो कौन हूँ मैं, बताओ बताओ कौन हूँ मैं। ये भी NCERT से लिया गया है, ठीक है, डायरेक्ट लिया गया है। तो देखिए, ये जो घर में घोंसला कौन बनाता है, एक तो होता है आपका कबूतर और दूसरा होता है आपका गोरैया, ठीक है। गोरैया जो है आपका मतलब जो आपका घोंसला है वो घर में ही बनाता है और एक कबूतर भी बनाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि एक क्वेश्चन आपका केंद्र शासित प्रदेश से पूछा गया था। केंद्र शासित प्रदेश मतलब ये पूछा था कि अरब सागर से लगने वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो उसमें अगर आपका पुद्दुचेरी होगा, पुद्दुचेरी अगर ऑप्शन में था तो आप उसका सही ऑप्शन वही होगा, वही आंसर सही होगा, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन था। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सन 2000 में ग्रीष्म ऋतु में किसने वेट लिफ्टिंग में पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। तो कर्णम मल्लेश्वरी, इससे तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। फिर आपका सही मिलान करने के लिए आया था। तो देखिए, यहाँ पर सही मिलान मैंने ऑलरेडी कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं। मनाली का घर जो है पत्थर एवं लकड़ी की बने घर होते हैं और ये आपका हिमाचल प्रदेश की भी जो घर होता है वहाँ की भी यही विशेषता होती है। हिमाचल प्रदेश, मनाली, ये सब अगर हिमाचल प्रदेश पूछ दे तो हिमाचल प्रदेश में भी यही ऑप्शन लगाएंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। असम में बांस के बने घर होते हैं, कश्मीर में हाउस बोट और राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं। तो ये आपका पूछा गया था। अच्छा, चार मीनार से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे गए थे 30 जनवरी को। तो चार मीनार जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये है आपके श्रीनगर में, ठीक है। अब चार मीनार से संबंधित कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। चार मीनार जैसे कभी कभी चार चिनारी, रोपालंक या रूपालंक भी कहा जाता है। और ये डल झील श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में एक द्वीप है। तो वहीं पर ये चार मीनार जो वृक्ष है, ये वृक्ष का नाम है चार मीनार, ठीक है। तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका आज का जो क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पीने योग्य जल है। तो देखिए, अगर ऑप्शन में 1% होगा तो वो भी सही होगा और यहाँ पर अगर इस तरह का ऑप्शन होगा वो भी सही होगा। लेकिन आप अगर 1% है तो 1% हमारे पास पीने योग्य जल है, जिसका प्रयोग हम कितना करते हैं, 0.006% ही उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जल के बारे में और कुछ जान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है और कहीं से भी पूछा जा सकता है। जो उपयोगी जल है हमारे पास वो
1% है, और उसका सिर्फ हम कितना परसेंट यूज कर पाते हैं, 0.006%। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लें। और पीने योग्य जो पीने के लिए सुरक्षित पानी को ही पीने योग्य पानी कहते हैं। तो पीने योग्य पानी से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये आपके क्वेश्चन ऐसे इजी भी पूछे जाते हैं, तो वहाँ कन्फ्यूज ना हो। उसके बाद देखिए जल का वितरण कहाँ कहाँ होता है। तो जल का वितरण जो है आपके महासागर, समुद्रों में कैसे पानी होता है, लवणीय होता है या नमकीन होता है और अनुपयोगी होता है, इसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें समुद्र में जो पानी है वो 97% है, और अगर बर्फ़ के रूप में जो जल है वो अलवणीय है। जो अलवणीय यानी मीठा मीठा जो जल है वो बर्फ़ के रूप में है, उसका भी अनुपयोगी ही है, क्योंकि बर्फ़ का प्रयोग हम कर नहीं पाते, वो है 2%। तो देख सकते हैं आप लोग खारे जल की यानी जो नमकीन जल है वो उसका परसेंटेज कितना ज़्यादा है, जिसका प्रयोग इंसान नहीं कर सकता। उसके बाद अगर भूमिगत जल की बात करें, जैसे कि नदियाँ, झीलें इत्यादि, जिसे हम मीठा जल कहते हैं यानी अलवणीय जल कहते हैं, उपयोगी जल कहते हैं, वो 1% ही है। तो आप लोगों का आंसर 1% आएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। इसके अलावा जल के स्रोत से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए जल तीनों रूप, ठोस, तरल और गैस के रूप में जो है पाया जाता है। इसके अलावा ठोस रूप में जल बर्फ के रूप में पाया जाता है, और तरल रूप में समुद्र, महासागरों, नदियों, तालाबों, झरनों, जमीन के अंदर आदि में पाया जाता है। तो ये जल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था जिसे मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। भाप के रूप में जल आसमान में पाया जाता है, इसे आर्द्रता यानी नमी कहते हैं। और इसको किससे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। इसको जरूर आप लोग अच्छे से पढ़कर जाएं। उसके बाद देखिए अगर जल दिवस की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो ये आपके ऑलरेडी शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, और फिर से पूछा जा सकता है, तो इन सभी प्रश्नों को जरूर स्मरण रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है। तो देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च और अप्रैल से जून। तो आप सभी जानते हैं जो मधुमक्खी पालन का सही समय है अक्टूबर से दिसंबर। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि जो लीची का फूल होता है वो मधुमक्खी पालन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, और जैसे जैसे लीची के वृक्ष में फूल लगने स्टार्ट होते हैं मधुमक्खियों की संख्या में वृद्धि होने लगती है। तो इसीलिए ये समय सबसे उपयोगी माना जाता है मधुमक्खी पालन के लिए। और मधुमक्खी पालन के लिए चीनी का प्रयोग, चीनी की घोल का प्रयोग किया जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें मधुमक्खी पालन के एक और क्वेश्चन, जो कि हो सकता है कि आपका ये क्वेश्चन आया हो, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। बिल्कुल नहीं, अभी हमने पढ़ा था, क्या है ऑप्शन में, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, बिल्कुल सही। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद भंडारण करने के लिए बक्से की आवश्यकता होती है, तो ये भी क्या है, सही है या गलत है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। देखिए अब यहाँ पर हमें कूट में आंसर दिया था, जहाँ पर अगर बात करें तो बी और सी ऑप्शन सही होगा। बी और सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो मधुमक्खी पालन का समय है वो अक्टूबर से दिसंबर है, और इन्होंने क्या दिया था अभी कि जनवरी से मार्च है। तो ये ऑप्शन आपका ऑलरेडी गलत हो गया। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, ये भी सही है, और वहाँ पर जो है आपको बक्सों की आवश्यकता होती है, चीनी के घोल की ज़रूरत होती है, खरीदी जाती है, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। एक क्वेश्चन आपके एनसीएफ से भी, और देखिए एनईपी से भी क्वेश्चन पूछा गया था, एनसीएफ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस पर मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एमसीक्यूज वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसे देखिए और उससे आपको 100% फायदा होगा, इतना मैं विश्वास के साथ कहती हूँ। तो अगर आप देखते हैं तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कहें तो एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का स्रोत नहीं है पूछा है। तो देखिए वर्गीकरण है, व्याख्या है, प्रयोग करना है, खोज करना है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग सवाल पर संबंधित कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है इसी प्रकार का पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर दिया गया था सॉल्व करने को कि किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था कि स्केल 1 सेंटीमीटर जो है वो 110 मीटर है। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कई वीडियोज़ में कराए हैं, जो मैंने एनालिसिस वीडियो बनाए हैं उसमें कराए हैं। देखिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर फटाफट से सॉल्व करते हैं। 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर कितनी वैल्यू दे रखा है, 110 दे रखा है, और इन्होंने कहा कि जो दोनों शहरों के बीच की दूरी कितना है 9.7। सीधा क्या करना है, 9.7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 110 से। ठीक है,
इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 10 आएगा, 1 0 से 1 0 काट दीजिए और अब यहाँ पर 97 बचा आपका, 11 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 1067। और इसको क्या करना है, किलोमीटर, किलोमीटर में आपको आंसर निकालना है। तो इसको क्या कर देंगे, 1000 मीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर। तो इसको 1000 से डिवाइड कर दें, डिवाइड करने के बाद अगर आप इसे आंसर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1.067। ठीक है, डेसिमल लगा दीजिए तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका ये इस प्रकार से सॉल्व होगा। गोलकुंडा, यहाँ पर क्वेश्चन की वैल्यू आपकी चेंज हो गई होगी, लेकिन क्वेश्चन किस इसी प्रकार का पूछा गया था, सॉल्यूशन इसी प्रकार से किया जाएगा, जो मेथड है वो यही है। इसके बाद देखिए सीडीपी के आपके वही आपके रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको जरूर अच्छे से करें। जीन पियाजे, बाइगॉस्की, एनसीएफ, एनईपी, एडीएचडी, कोल वर्क, ऑटिज्म, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। और इसके बाद अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का पेपर भी बहुत ईजी आ रहा है आपका, डिवाइड, पैटर्न, फ्रैक्शन इत्यादि से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी टॉपिक को अच्छे से करते रहें, रिपीट करते रहें, आपका जो पेपर है वो 100% क्रैक होगा। 130 प्लस आप लेकर आ सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर अगर आप पहले से एनालिसिस वीडियो देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका लगभग अच्छे से, मतलब बहुत अच्छा, पेपर का जो अधिकतर भाग है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच हो रहा है। और टॉपिक आपके वही हैं, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं है, क्वेश्चन वही से आपके थोड़ा सा चेंज करके पूछ दिया जाता है। तो बेसिक अगर पता होगा तो क्वेश्चन सही करके आएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।